हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल का एक क्वेश्चन श्योर है, ठीक है ना। जेईई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हार्डली एक दिन में प्रिपेयर्ड होता था पूरा। 11th क्लास का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे जैसे अपन इंट्रोडक्टरी आगे चलते रहेंगे, हर चीज़ को देखते जाएंगे, तुरंत समझ में आता जाएगा, है ना। और आप इसके क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लें, और जितने हो सके आपकी एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है उसके क्वेश्चन जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपके कम से कम इसके क्वेश्चंस बन जाए। और ये क्वेश्चन 100% आता है एक क्वेश्चन, और इतना आसान क्वेश्चन होता है, ये आपको एक तरह से फ्री गिफ्ट है, ठीक है ना। बोनस क्वेश्चन है एक तरह से, समझ लें 100% आएगा। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि हम लोग सेंटर टेंडेंसीज के बारे में जान लें, है ना। अब ये सेंटर टेंडेंसीज क्या है? सेंटर टेंडेंसीज आर द एवरेज वैल्यू जनरली लाइज इन द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। माने ये कि हमारे को जितने भी तरह से जो डेटाज दिए गए हैं उनके सबसे बीच में रहने वाली वैल्यू कौन सी है। अब बीच में रहने वाली वैल्यू दो तरह से हो सकती है। दो तरह से कैसे? एक तो मैं उनका ग्राफ प्लॉट करूं, उनके उनका क्या कहते हैं डिस्बर्समेंट देखूं कि कितनी दूर तक फैलाव है और सबके बीच में कौन पाया जा रहा है। एक तो ये होगा, और दूसरा होगा कि मैं ग्राफ अगर प्लॉट नहीं कर पाऊं तो मैथमेटिकली पता करूं कि कौन सबके बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे पास में दो तरह की क्या कहते हैं सेंटर टेंडेंसीज होंगी। एक तो होगी मैथमेटिकल और एक होगी ग्राफिकल, है ना, जिसे ज्योमेट्रिक कहते हैं अपन। अच्छा, ये जो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी है बेसिकली ये अपने आप में वैसे अगर देखा जाए तो 9 है, ठीक है, जिसमें AM, GM, HM वेटेड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसके बाद में है ना अगला है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, ठीक है ना भाई, एक ये भी है, ठीक है। ये अगर समझा जाए तो ये है ना नंबर 8 पे ये है। अच्छा, एक नंबर 9 पे एक और भी आती है, दैट इज क्वार्टाइल, डेकाइल एटसेट्रा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए हमने लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये किसी टाइम पे हुआ करती थी, तो ये भी है ना। लेकिन इसके सिवा अगर देखा जाए 8 नंबर पे ये तो बहुत ही काम किए हैं। इनमें से ये तो सिर्फ मीन के आधार पे है, यहां तक तो सिर्फ मीन है। मीन के बाद मीडियन और मोड, तो एक तरह से देखा जाए चैप्टर पूरी तरह से मीन मोड मीडियन का चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही काम की चीज है। तो सबसे पहले तो ये लिख लें आप, ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, इसके बाद में आता है सेंटर टेंडेंसी। मैंने कहा था जैसे ये दो तरह से, एक तो मैथमेटिकल, एक स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना। मैथमेटिकल की अगर बात करी जाए तो मैथमेटिकल की है AM, GM, HM। अच्छा, इनका मतलब ग्राफ प्लॉट नहीं होता, मैथमेटिकल जो इनके ग्राफ प्लॉट नहीं होते। एक पोजिशनल एवरेज जरूर है, ठीक है, दैट इज मीडियन और मोड, ठीक है। इन्हें पोजिशनल एवरेज कहो या स्टैटिस्टिकल कहो। तो याद रखना सेंटर टेंडेंसी दो तरह की होंगी, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल वो होंगी जिनका ग्राफ प्लॉट हो सकता है, ये ज्योमेट्रिकल भी कहलाएंगी, ठीक है ना। ये अब इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा रुक करके समझने लायक है। नेक्स्ट, अब आते हैं अर्थमेटिक मीन पे। देखिए साहब, इससे पहले कि मैं अर्थमेटिक मीन पे लेके चलो, पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जैसे कभी भी कोई भी डेटा लेते हैं ना, तो उसको लेने के 3 तरीके माने जाते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका होता है इंडिविजुअल डेटा। अब ये इंडिविजुअल डेटा क्या चीज है? अगर इंडिविजुअल डेटा की बात करी जाए तो जैसे कोई एक आदमी अंदर क्लासरूम में घुसता है और बस सिर्फ बच्चों के लिए, है ना, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 करके कुछ नंबरिंग डालता है और बस उनके वेट चालू कर देता है 40 42 51, है ना, 51 32 37 50, है ना, 49, ऐसे बस वेट लिया और आ गया। ये जो है ये इंडिविजुअल डेटा है। अब इंडिविजुअल डेटा के अलावा दूसरा क्या हो सकता है? ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा क्या चीज है? अगर भाई ग्रुप डेटा की बात करी जाए तो ग्रुप डेटा का मतलब होता है, ठीक है, कि उससे थोड़ा समझदार आदमी क्लासरूम के अंदर गया, ठीक है, उसने यही काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर वे में करा। उसने लिख लिया, ठीक है, 30 वाले 10, 40 वाले 2, 50 वाले 1, ठीक है, 45 वाले 5, 35 वाले 7, ऐसे। तो ये कोई लिख रहा है तो ग्रुप डेटा है। अच्छा, इसी ग्रुप डेटा को और बेहतर तरीके से ढूंढा गया क्लासिफाइड डेटा के नाम पे, ठीक है ना। क्लासिफाइड डेटा कब हो सकता है? क्लासिफाइड डेटा में अब अपने को क्लास मिलती है, ठीक है ना। क्लास कैसे मिलती है? ऐसे,
जैसे किसी ने दे दिया 30 to 35, 35 to 40, ठीक है, 40 to 45, 45 to 50 ऐसे, और सामने उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार ऐसा हुआ, 30 से 35 केजी वाले कितनी बार आए, तो आपको पता चला यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब 4 बार आए। यहाँ पे 2 लिख दिया किसी ने, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी लिखी जाएंगी और यहाँ क्लास लिखी जाएगी। तो ये जो ये दैट इज क्लासिफाइड डेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास में 3 तरह से डेटा को रखने की या बताने की विधियां हैं, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल, माने डायरेक्ट सीधा सीधा लिखते रहना, बस कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, हम समझ गए कि ये सब इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब उसने कोई दिमाग नहीं लगाया। किसी ने थोड़ा बहुत बेहतर ग्रुप बनाया और ग्रुप में और बेहतर क्लासिफाइड बनाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये पकड़ लें कि डेटा रखने की 3 विधियां हैं। अच्छा, जिसमें से ये 2 जो लास्ट वाली हैं 2 तो कॉमन है, ग्रुप में देना या क्लास में देना, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं अपन इस पे, जब हमारे लिए हर चीज, जैसे चाहे मीन हो, अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, जितने भी तरह के मीन्स होंगे सब कुछ हम लोग हर बार 2 पहलू पे जाके देखेंगे, विदाउट फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी। जो विदाउट फ्रीक्वेंसी होगी वो इंडिविजुअल डेटा कहलाएगी। तो इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की अगर चर्चा करेंगे ना तो इंडिविजुअल की चर्चा में कैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए x1 से लेकर के xn आर द डेटाज, ये सब डेटा हैं जो n ऑब्जर्वेशन के लिए दिए गए हैं। तो अगर मान लो मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सबका सम डिवाइड बाई n, ठीक है ना। इसको लिखने का ही तरीका है, समेशन में xi डिवाइड बाई n। तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है दैट इज xi डिवाइड बाई n, ठीक है ना। n आर द नंबर ऑफ डेटाज। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला कि एक 174, 175, 179 और इनका अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होगा। तो जब मैं x बार निकालूंगा अर्थमेटिक मीन, तो मतलब मेरे को मीन निकालना है, तो मैं लिखूंगा 174 प्लस 175 प्लस 179 प्लस 172 प्लस 173 एंड डिवाइड बाई नीचे की तरफ आ जाएगा 5। सही है। अब आप दिमाग लगाओ कि आपके पास में ये सब बैठे, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, ऐड करो या यूं थोड़ा समझदार हो जाओ, 5 ये हैं 5 ये हैं, तो आप देखो 170 कुल मिलाकर के 5 बार है, तो सबके एवरेज में 170 तो आएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस अब एक्स्ट्रा वाले को गिन लो, 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20 और 3 23, अब 23 डिवाइड बाई 5 कर लो, 23/5 का मतलब हो जाएगा 4.6, तो 4.6 इसका मतलब ओवरऑल आंसर हो जाएगा 174.6। तो आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, ये एवरेज निकाल लिया, माने आपने कुछ भी नहीं, मैंने अपने तरीके से एवरेज करा है, आप भी चाहो तो एवरेज निकालो। तो सबसे पहले तो नॉर्मल अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो सिखाया मैंने, है ना। ये सिंपल अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। कॉपी हो गया, चलेंगे, है ना। अगला पॉइंट, हाँ भाई, इंडिविजुअल के बाद में आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने ग्रुप डेटा, ठीक है। अभी देखो, लेकिन इसने एक और क्वेश्चन भी लगा रखा है, द मीन ऑफ 30 टर्म्स इज 8। बहुत काम का क्वेश्चन है ना। हर बार मैं बोलता हूँ काम का है, और कहीं ना कहीं इससे या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। 30 टर्म्स का, 30 डेटाज का जो है मीन जो है वो कितना है, 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मीन इज 8, मीन माने x बार इज इक्वल टू 8 है, और नंबर ऑफ टर्म्स है 30, ठीक है। वन ऑफ द टर्म अमॉन्ग्स द सीरीज इज 12 विच वाज फाउंड रॉन्ग। उनके बीच में कोई एक डेटा है जो गड़बड़ है, ठीक है ना, और वो है 12, ठीक है। अब ये कह रहे हैं उन 30 डेटा में से एक डेटा गड़बड़ है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि करेक्ट मीन बताओ, माने अभी ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह वो कह रहे हैं करेक्ट मीन निकालो। कब निकालो, जबकि जो गलत नंबर है वो हटा दिया जाए सीरीज से। अगर बाय द वे आपको नया करेक्ट मीन चाहिए, अगर आपको करेक्ट वाला मीन चाहिए तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि 30 जनों का मीन 8 है, 30 जनों का मीन कितना है, 8 है। इसका मतलब ये कि समेशन xi, याद है ना आपको, ये तो पता ही है, x बार इज इक्वल टू में समेशन ऑफ xi डिवाइड बाई n है। इसका मतलब ये कि समेशन xi बराबर में हो जाएगा n इंटू x बार। इसका मतलब ये कि 8 इंटू 30 बोले तो 240, माने ये कि आपको ये पता चल गया कि आपका समेशन xi तो 240 आ रहा था, 240 में 12 भी थे, 240 में कितने थे, 12। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 240 में से 12 हटा दो और फिर आपसे कहे कि कोई नया मीन निकालो, तो आप डिवाइड बाई 29 कर दोगे। अब क्यों 30 करोगे, क्योंकि आपने गलत आदमी तो हटा लिया, तो ये जो आएगा ये आपका करेक्टेड मीन आ जाएगा। ये तो तब जब आपने क्या किया, उसको 12 को हटा दिया। अब ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जब रॉन्ग नंबर जो है ना, मतलब जो भी रॉन्ग 12 करके था डेटा, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 18। इफ दैट इज रिप्लेस्ड बाय 18, तो कह रहा है तब बताओ करेक्टेड मीन क्या होगा।
अगर आप करेक्ट मीन की अब बात करते हो तब आप क्या करोगे, 240 में से 12 हटाओगे और 18 लगाओगे तो आपके डेटा तो 30 ही रहे ना, तो आपका नया मीन आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई। ऐसे तो दो तरीके से ये मतलब इस पे क्वेश्चंस बन सकता है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, ठीक है, हटा लूं, है ना, वैसे भी क्वेश्चन काम का नहीं है, मैं ऐसे ही भेज दूंगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोले थे एक्स बार, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोले तो 1 + 2 + 3 से लेकर के कहां तक, n तक, n होल डिवाइड बाई कितना, n, और इस सब का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2n। सही है, n से n हटा लो तो आंसर कितना बच गया, n + 1। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई हटा लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर की बात चलेगी तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर कहां तक, n स्क्वायर, और ये टोटल नंबर आर n, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6n, n से n हटा दो, ठीक है, बस बच गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये नया x बार हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखें क्वेश्चन है कि थ्योरी, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कब यूज करना है, ये जो फार्मूला है ना, ये तब आपको यूज लेना है जब आपको ऐसे टेबल बना के दे दी जाए। कहने का मतलब यहां तो आपको डेटा देगा xi और यहां उनकी फ्रीक्वेंसी देगा fi। अब जो डेटा देगा ना xi वो होंगे x1 x2 x3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते xn तक डेटा दे देगा, और हर डेटा की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और ऐसे fn ये देगा। और जैसे ये देगा आप समझ जाना, आपका पहला काम है इन सबको ऐड करना, फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आपको समेशन fi मिल जाएगा। जोड़ा जोड़ते समेशन fi मिलेगा जो कैपिटल N कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल N। तो आपके पास में सबसे पहले समेशन fi आ जाएगा। आ गया, समेशन fi आने के बाद में दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, समेशन fi xi भी निकालोगे, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओगे, f1 x1 f2 x2 f3 x3 ऐसे जोड़ते जोड़ते समेशन fi xi निकाल लिया, और फिर वो डिवाइड बाई कैपिटल N करोगे, N बोले तो ये, ठीक है, ये कर दिया आपके पास x बार आ जाएगा, राइट है। तो अब की बार जो आपका फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड बाई कैपिटल N। ये जरूर ध्यान रखना, बहुत काम का फार्मूला। ठीक है, कॉपी हो जाए फटाफट से, है ना, हो गया कॉपी, हटाओ, है ना। चलिए, तो अब इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं, अगर अपने पास मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे एक मिली गया लो, है ना, टेबल मिली, टेबल मिलते अपने कान खड़े हो गए कि यार वो fi xi करने का टाइम है। सबसे पहले अपन ने fi को जोड़ लिया, इन सबको जोड़ने का मतलब ये है कि 7 17 17 और 15 22, है ना, 17 15 32 32 और 20 52 52 और 30 82 82 और 30 112 और 5 117 117 आ गया साहब। सही है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो मर जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं ना, इसको इसी को वापस करेंगे, लेकिन आगे की कहानी को संभालने के लिए अपन तुरंत इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं भाई। xi fi यहां पे लिख लिया 4, फिर अगले वाले में 7, फिर अगले वाले में 10, फिर अगले वाले में 13 एंड इन द लास्ट 16 और एक 19 भी है। सही भाई, तो कुल मिलाकर के अपने पास टेबल बन गया। अब fi लिख लेते हैं इनके सामने के, 7 10 15 20 35 एंड 30, राइट है। अपन ने समेशन fi जोड़ ही रखा है, यह 117 आ चुका है। सही है, अब अपन क्या करेंगे, समेशन fi के साथ में अपन निकालेंगे fi xi। अगर अपन fi xi निकालेंगे तो ये दोनों का 28, फिर 70, फिर 150, 260, ठीक है, 590 नहीं 480 560 सॉरी 560, सही है, और 570, ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, समेशन fi xi। अगर अपने समेशन fi xi जोड़ लिया तो 1130, ठीक है, 1130 1330 1330 और 60 1390 1390 1490 1490 50 1540 1540 यहां तक हो गया, 1540 1610 1610 और 28 1638, ठीक है, 1638, ठीक है।
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने को तो x बार निकालने से मतलब है, दैट इज 1638 डिवाइड बाई नीचे 117 कर दिया। पूरी पूरी उम्मीद है 4 बार जाएगा, 4 बार मैंने 14 आंसर आना चाहिए, 14 आ जाएगा। राइट है, ऐसे है ना। हाँ जी साहब, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो याद है ना, ये बात समझ में आ गई, एफ आई करना है, एक्स आई करना है। अब यहां से हटाता हूं। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बाहर है मैं बताता हूं। एक्चुअली क्या है ना, मैं तो क्या खटाखट कैलकुलेट कर लिया। कई बच्चों को लगता है यार यार कल को मान लो हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो अपन तो कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे, टाइम बहुत जाएगा। तो ये बात सही है, इसको करने के 2 मेथड है। ठीक है ना, एक दूसरा मेथड और है जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, वो क्या है वो भी बताता हूं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। ये अज्यूम्ड मीन मेथड है। अब इसमें क्या करते हैं ना, एक्स आई माइनस ए करते हैं और उसका समेशन एफ आई डी आई करते हैं। ये ए जो है ये अज्यूम्ड मीन है, तो अपन ये वाला फार्मूला अलग करके लिख लेते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू में अज्यूम्ड मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ एफ आई डी आई में डी आई क्या चीज है, डी आई इज इक्वल टू एवरी डेटा माइनस अज्यूम्ड मीन। एवरी डेटा एक्स आई, हर डेटा को अज्यूम्ड मीन से घटा घटा के मैं समझाता हूं। ठीक है, अब जैसे यही चीज को दोबारा से वही कुछ पिछला वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को उसका आंसर 14 आया था। अपन अब की बार इसको ही दोबारा से करते हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड से। वो क्या है वो समझाता हूं। देखो जरा, एक्स बार यहां पे अपन ले लिया एक्स आई, यहां ले लिया एफ आई। एक्स आई की जगह हो गया 4 7 10। ठीक है ना, और यहां कितना आ गया 13 और यहां आ जाएगा 16 और लास्ट वाले में कितना 19। सही है, अपन ये ले लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एफ आई लिखते हैं। जब अपन एफ आई लिखेंगे तो एफ आई लिखने पे क्या लिखेंगे, 7 10 15 20 35 और यहां कितना 30 लिख दिया। अब एफ आई लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इस एक्स आई में से किसी एक नंबर को, नॉर्मली ट्रेंड है एक्स आई में से किसी भी एक नंबर को मान लेते हैं कि भाई तो ही है जो मीन बनेगा वही है मीन। जैसे नॉर्मली अगर पसंद आता है लोगों को 10 पसंद आता है कि 10 को ले लेते हैं सर अपन तो मीन है ना, मैंने 13 को लिया। मैंने कहा अपन लेते हैं अज्यूम्ड मीन कितना 13, माना यही मीन है। अगर मैंने ये मीन मान लिया तो ए इज इक्वल टू 30। अब मैं एक और खांचा खोलता हूं, एक्स आई माइनस ए करके, है ना। एक्स आई माइनस ए को जो मैं नाम दूंगा डी आई, क्या नाम दे दिया डी आई। डी आई का मतलब है एक्स आई, एक्स आई माने ये सारे डेटा। अब मैं हर डेटा को है ना इस ए में से घटा घटा करके बताऊंगा। 1 मिनट होल्ड करें। हाँ बताओ। हाँ भाई, अब अपन क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई का मतलब है ये जो एक्स आई है ना, इनमें से घटा घटा करके इसको इसको 13 भाई, अब अपना 13 रह जाए। ठीक है, 4 में से 13 घटाया -9, 7 में से 13 घटाया -6, 10 में से 13 घटाया -3, 13 में से 13 घटाया 0, 16 - 13 3, 19 - 13 6। ये कर लिया, ये डी आई आ गया। अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो डी आई आया उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, अब जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब -54, माइनस का 60, माइनस का 45, 0 और ये 105। सही है, थोड़ा भी समझदार आदमी है तो वो जानता है ये 105 है, ये माइनस का 105 है। क्या 63, सॉरी आपका दिमाग यहाँ था, मेरा दिमाग काम चल रहा था। देखो मैं इसको काटने में लगा हुआ था। ये आया ओवरऑल कितना, माइनस का 105 और ये जाए 105, तो एक तो यही उड़ गए दोनों। ठीक है, तब तक ये 36 जा 180, 180 से में 63 गया 117, कितना आ गया। तो अपने पास समेशन एफ आई डी आई आया 117। अब बताओ किसकी कैलकुलेशन आसान है, एफ आई डी आई की। नहीं तो अभी वो 1638 में अकेले ही पहुंचा था। ठीक है ना, आप में से कई लोग तो रह गए थे हाफते हाफते, मैं तो कटाकट पहुंच गया। 117 तो ये था। अच्छा, और यहाँ समेशन एफ आई तो वही है पिछला वाला 170। अब मैं फार्मूले पे आ जाता हूं। फार्मूला एक्स बार, ए की जगह अज्यूम्ड मीन मैंने लिया था 13 प्लस समेशन एफ आई, इसकी वैल्यू अपने कितनी है 117, अपॉन में नीचे भी 117, कटने के बाद कितना है 1, फिर से 14 आ गया। लो इसका मतलब ये बराबर है क्वेश्चन। मेथड समझ में आ गया। दिस इज शॉर्टकट मेथड है ना, ज्यादा बेटर अज्यूम्ड मीन मेथड कहलाता है। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। हाँ, किसी को 10 को ले लो, सेम आंसर आएगा, फिर यहां 10 लग जाएगा बस। ये डिफरेंट हो जाएगा कुछ और, ये 4 निकाल के देगा। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लें बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। हाँ जी, हटाएं अज्यूम्ड मीन मेथड के बाद अगला पॉइंट। ठीक है, ये हुआ अज्यूम्ड मीन मेथड। अभी तक अपन अर्थमेटिक मीन पे चल रहे थे। ठीक है ना, हालांकि ये भी एक मेथड है,
स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन आउटसाइड है, भले आप चाहो तो फार्मूला कॉपी कर लो, ठीक है, अपने यहाँ आता नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो वही अपने उस मेथड से हो जाएगा, सिंपल मेथड से, या अज्यूम मीन्स हो जाएगा, तो अपन इसको एक्स्ट्रा क्यों पढ़े। हाँ लगा लो ना हर मेथड में, जब भी आपके टेबल आए ना, टेबल आगे इसका मतलब अज्यूम मीन लग जाएगा। कौन सा? अरे हम तो कह रहे थे वो टेबल, ये जो चमक चमक है ना, ये फ्लॉप है। हाँ हाथ से लिखना ही अच्छा है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड के बाद अगला। रेडी मैडम? अगला वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का नाम सुनते ही ना बच्चा सोचता पता नहीं वेट कहां से आ गया इसमें। अरे वेट वोट कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी की जगह W1 W2 चलने लग गया बस। अब इसमें क्या, क्वेश्चन वाला चल करके अपना वेट बताएगा, हर डेटा का अपना खुद का वेट है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जहां पे पहले F1 X1 F2 X2 F3 X3 चलता था, अब W1 X1 W2 X2 W3 X3 चलने लग गया, वही फार्मूला चल रहा है, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसकी कहानी में एक ही फार्मूला होगा जिसमें वेट होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब जरा देखें इसका क्वेश्चन है, देखो वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स व्हेन वेट ऑफ ईच नेचुरल नंबर इज प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ, है ना, प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ। मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, अगर किसी ने कहा कि जो वेट है वो उसके खुद के बराबर है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी ने मेरे से x बार मांगा, तो इसका मतलब ये कि नेचुरल नंबर पहला नंबर 1, उसका वेट उसके खुद के बराबर है, माने उसका वेट भी 1। अगला नंबर 2 तो उसका वेट भी 2, अगला नंबर 3 तो उसका वेट भी 3। क्या यही तो बोला अगले ने कि एवरी नंबर हैज अ वेट प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ, हर नंबर का वेट उसके खुद के बराबर है। तो 3 का वेट 3 है, 4 का वेट 4 है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक हो जाएगा, n का वेट n और n नंबर्स का डिवाइड बाई n। कहानी पकड़ में आ गई। और जैसे ही ये होगा, अब रुको जरा, अब नीचे क्या होगा, नीचे W1 से W2 चला था, ध्यान है ना, नीचे W1 प्लस W2 चला था, तो अब की बार सबका वेट चलेगा 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक, n, सही है। तो ऊपर की तरफ तो फार्मूला लगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के n के स्क्वायर वाला, और नीचे फार्मूला लगेगा 1 + 2 + कहां तक का, n तक का। अब ये एक के स्क्वायर से n के स्क्वायर तक का सम, ये कितना होता है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2, और नीचे वाले का ओ डिवाइड बाई 6 इंटू में कितना 2n + 1, सही है भाई। और नीचे की तरफ कितना लगेगा, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो देखिए साहब, ये और ये हटा देते हैं, नीचे 3 छोड़ देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 2n + 1/3, ठीक है। सब साफ हो गया, यही है, सब बराबर है, कोई m क्यों आएगा बताओ, हर नंबर का यही आएगा, ठीक है। हर नंबर का वेट W1 W2 और नीचे की तरफ W1 X1, सही है ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन। आप तो सीधा ये क्वेश्चन कॉपी करना तो कॉपी कर लो, नीचे तो ये अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएगा आपको, फटाफट से कॉपी कर लें। हाँ तुम भी तो हो, चलो ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आता हूं, है ना। अगला कंबाइंड मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मतलब मीनों का मीन। जैसे मान लीजिए x1 बार है, वो n1 डेटा का मीन था, पहले अपन ने क्या किया, n1 डेटा का मीन निकाला, वो x1 बार आया, n2 डेटा निकाले, उनका मीन x2 बार आया, फिर n3 डेटा निकाले, उनका मीन x3 बार आया। ऐसे ही चलते गए, हमने n के डेटा निकाला, उसका मीन x के बार आ गया। अब जैसे ही मेरे को ये सब मिला, मेरे से किसी ने कहा भाई साहब अब तो x बार निकालो, तो मैं क्या करूंगा ना, हर मीन के हिसाब से चलूंगा, n1 x1 बार, n2 x2 बार, डैश n के x के बार, और डिवाइड बाय नीचे क्या लिख दूंगा, n1 से लेकर के n के, बस क्वेश्चन डन, है ना। तो अगर देखा जाए ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, बहुत रेयर है, इसके क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। वेटेड अर्थमेटिक मीन तक सब कुछ पावरफुल है, फटाफट से कॉपी हो, आगे चलेंगे फटाफट। है ना, वो मीन्स होगी, वो अपने आप में एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू जो है ये एग्जैक्टली सबके बीच में आती है। ये 1.2 से भी उतनी दूर है जितना 7 से दूर है, जितना 8.9 से दूर है, तो ओवरऑल सबके बीच में पाई जाती है ना, ऐसा। वही तो सबसे पहली लाइन ध्यान है, पहली लाइन यही थी कि सेंट्रल वैल्यूज आर द वैल्यूज विच लाइज इन द सेंटर ऑफ ऑल द वैल्यूज, इन द सेंटर ऑफ ऑल वैल्यूज। एक ऐसी वैल्यू जो जिसकी सबसे दूरियां बराबर है, जिसकी सबसे दूरियां बराबर है, वो सबसे टॉप मोस्ट से भी उतनी दूर है जितना लोअर मोस्ट से। हाँ,
जिसका वो उससे बोलते हैं डिस्बर्समेंट, कितना डिस्बर्स हो गया टोटल से, तो अपन सबके बीच में कहां खड़े ना, वो वाला पॉइंट निकालेंगे एग्जैक्टली। अब फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वैल्यूज दिस एंड दिस, देन द मीन इज क्वेश्चन मार्क। अरे बाबा रे, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज माने एक तरह से हमारे लिए वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब देखो साहब, 0 इंटू में NC0 प्लस में 1 इंटू NC1 प्लस में 2 इंटू NC2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा दिया, n इंटू में NCN, एंड होल डिवाइड बाय नीचे क्या लगेगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डेटा डैश कहां तक, NCN तक। अब देखो हम नीचे तो 2 की पावर n होना तो रोक ही नहीं सकता कोई, लेकिन ऊपर की तरफ की वैल्यूज आर वेरी एस्टोनिशिंग, वो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। अब ऊपर की वैल्यूज को समझने के लिए अपन क्या लिखेंगे ना, समेशन में समेशन लिख लेंगे, और 1 2 3 की वैल्यूज बदल रही तो r लिख लेंगे, तो r इंटू NCR लिख लेता हूं, सही है। मैं ऊपर वाले को आसान कर रहा हूं, मैं तो बाइनोमियल से सोचूंगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, इसके फ्रंट के 2 दांत उखाड़ लो, तो r की जगह r इंटू में NCR का n/r, ये दोनों दांत उखड़ गए, पीछे से नए दांत आ जाएंगे n-1 CR-1, सही है। ये दोनों बाहर पहुंच गए, n कांस्टेंट है वो भी बाहर चला गया, पूरी कहानी में जो बदलता है उसका नाम है r, n-1 CR-1। अब ये वाली वैल्यू जब तक यहां से चालू हुई थी तो r = 0 से स्टार्ट हुआ था, r की वैल्यू 0 से चली थी और कहां तक जा रही थी, n तक। जैसे ही आपने दांतों का सेट उखड़ा, क्योंकि एक सेट उखड़ा इसलिए r की वैल्यू 1 से n तक चलने लगी, तो r की वैल्यू कहां से है, 1 से लेकर के n तक। अब देखो जरा धीरे धीरे समझो, मैं अगर इसे खोलता हूं तो n तो बाहर बैठा ही है, r की वैल्यू जिस दिन 1 रखी तो 0 दिखेगा, तो दुनिया को दिखेगा n-1 C0 प्लस, अगली बार r की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 रखते ही दुनिया को दिखेगा n-1 C2 C1, फिर अगले बार दिखेगा n-1 C2, एंड बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला दिखेगा n-1 C n-1। अगर आपको बाइनोमियल की हल्की सी भी जानकारी तो आपको पता होगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर के Cn तक का नाम 2 की पावर n होता है, यहां पे n की जगह कौन है, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n-1। कहानी पकड़ में आ गई, तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर लिखा हुआ है उन सब की वैल्यू आ गई n इंटू 2 टू द पावर n-1। अब ये और ये काट देंगे तो 2 बचेगा, तो फाइनली आंसर विल बी n/2, है ना। नीचे मैंने प्रूफ कराया कि ऊपर की वैल्यूज क्यों आई, ऐसा सही है। कहानी पकड़ में आ गई, ऐसा ठीक है। खटाखट आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। क्या वो दे रखा है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, यहां पे वेटेड अरिथमेटिक मीन नहीं लगा, ये डेटा x1 x2 और उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो fi xi लगा है, वो WXi मैंने पहले ही बोला था, सब सेम है। नेक्स्ट, मीन ऑफ 1 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर इज इक्वल टू में इतना, बाबा बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया। हाँ, अगर देखा जाए इस सब का मीन देखो, 1 का स्क्वायर से लेकर n का स्क्वायर का मीन कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर कहां तक, n का स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई n, और इसका आंसर कितना दे रखा है अगले ने, 46 n/11, है ना। लेकिन मैं तो जानता हूं कि इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6n, n से n हटा दूं तो आंसर होना चाहिए 46 n/11, सही है। अब जो करा जा सकता है उस पर आ जाओ आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के सिवा कुछ भी बेहतर नहीं बचा, तब तक आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली थी, ये हो चुका है 2n² प्लस 3n+1, और बाहर कितना चल रहा है 11, और अगर आपने 6 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 6 इंटू 46, 6 इंटू 46 240 और 36, है ना, 276 n, ये हो गया। अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 22n² प्लस 33, इसमें से 33 कम कर दें तो 33 कम करना 43, ठीक है, तो माइनस का 243, n प्लस 11 बराबर 0, यही होगा, सही है, सही है। अब आपको पता हो जिस दिन आपने इनकी मल्टीप्लाई कर दी उस दिन आपको 242 मिल जाएगा, 22 और 11, अरे 22 इंटू 10 220, 220 और 22 242। अब आपको 242 का बिल्कुल टक्कर का आदमी मिला हुआ है, आपको क्या करना है, 22n² माइनस में 242n माइनस n प्लस का 11 बराबर 0, यही करना है। इन दोनों में कॉमन आएगा 22, पूरा पूरा 22 के कॉमन लेते ही 22n कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही आपको मिल जाएगा कितना, n माइनस 11, माइनस 1 कॉमन लेते ही n माइनस 11 अगेन, ओवरऑल आपके पास में आंसर आ जाएगा या तो n = 11 या n = 1/22।
सही है, 1/22 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो n तो नंबर ऑफ डेटा है, 1/22 डेटा थोड़ी ना, तो 11 डेटा हो सकते हैं, तो n बराबर 11 आंसर आ गया। कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है, आप फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लें। हाँ जी साहब, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, इफ वेरिएबल x इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल u एंड v एज अ फॉर्म ऑफ x कैपिटल X इज इक्वल टू a कैपिटल U प्लस में b कैपिटल V, तो कहता है x बार बताओ कितना होगा। कहता है x अगर ऐसा है तो x बार कितना होगा। तो सीधी सी बात, x से x बार लाने के लिए मुझे डिवाइड बाई n करना पड़ता है। तो जैसे ही मैं डिवाइड बाई n करूंगा, ये x बाई n हो जाएगा, ये a u बाई n हो जाएगा, ये b v बाई n हो जाएगा, x बाई n होते ये बन जाएगा x बार, याद है ना, x बाई n होते x बार, तो ये भी तो कम थोड़ी ना है, ये u बार बन जाएगा और वो v बार बन जाएगा, तो x बार इज इक्वल टू a u बार प्लस b v बार। एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है, लेकिन 2 लाइन का क्वेश्चन यहां को चित्त करके चला जाए, खटक कॉपी कर लो। हाँ चलिए हटा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। In a statistical data, the sum of the division of its term about arithmetic mean is always 0। जैसे मैं आपको ये बताऊं समझाने के लिए कि अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें अपन ने क्या किया था, अज्यूम्ड मीन जो माना था वो 13 माना था, याद है। अगर मैं 13 की जगह 14 मान लेता, अगर मैं 13 की जगह क्या मान लेता 14, तो आपको याद है आपका आंसर आया था 13 प्लस यहां आया था 117 डिवाइड बाई 117 आया था। अच्छा, अगर मैंने गलती से 13 की जगह 14 मान लिया होता तो आपको क्या लगता ऊपर क्या आता, यहां पे क्या आता, नीचे तो 117 आता, इस जगह क्या आता। अरे आपका आंसर 14 लाना है ना, तो 14 लाने के लिए यहां 0 आना चाहिए था। ये बात आपको समझ में आ गई। इस जगह क्या आ सकता था, 0 के सिवा तो कुछ नहीं आ सकता ना। अब 0 कब आता, जब आप FIDI करते, है ना। FIDI करने का मतलब क्या करते, आप हर चीज को 14 में से घटा लेते, तो आपके लिए क्या टेबल जो बनती, वो टेबल ऐसे बनती, यहाँ x1 x2 x3 चलता रहता, यहाँ xi चलता, यहाँ fi चलता, या फिर आप एक DI करके एक कॉलम और खुलते, जिसका मतलब होता है xi माइनस 14, xi माइनस 14 माने 4 माइनस 14 बोले तो माइनस का 10। अच्छा, फिर 7 माइनस 14 बोले तो माइनस का 7, सही है, ठीक है। फिर आप अगली बार क्या लेते हैं, 13 माइनस 14 बोले तो 10 माइनस 14 बोले तो माइनस 4, फिर माइनस 1, फिर 2, फिर 7, यही तो होता। फिर आप FIDI करते, तो FI की वैल्यू कितनी आती साहब, FI की वैल्यू आती 7, 10, यहां कितना 15, यहां 20 और यहां 35, और इसका मतलब यहां था 30, यही तो था। अब जरा करना हिसाब, -70 -70 -60 -20 प्लस का 70 और 210, यही तो था। अब बताओ साहब 70 कितनी बार है, 70 2 बार, एक बार से एक बार कट गया, बाकी जरा गिनना 70 और 70 कितना आया, 130, और 130 और 20 कोई एक रह गया क्या, कौन सा वाला 5 आएगा, ये वाला 5 आएगा पक्का, श्योर है आप, 5 भी नहीं आएगा, फिर नहीं 14 माइनस, हाँ 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये 150 हो जाएगा, सही है 150। अब देखो साहब ये दोनों को, ये और ये कट गए, क्या आया फाइनली 0, और वो 0 ही आना था। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर बाय द वे एग्जैक्ट मीन ले लोगे ना, तो एग्जैक्ट मीन से सारी वैल्यूज का डेविएशन 0 होता है हर बार, नहीं आया समझ में, ओवरऑल डेविएशंस का सम 0 होता है। यही चीज अगला यहां पे बोल रहा है, जो प्रॉपर्टीज में बोल रहा है, ठीक है ना। ये चीज अगले ने यहां बोली है कि अगर आप कभी भी एग्जैक्ट मीन ले लोगे तो xi माइनस, जैसे अपन ने a करा ना, तो xi माइनस a करने पे कुछ वैल्यू आई, लेकिन अगर आपने xi माइनस x बार करके सबका सम निकाला होता तब आंसर 0 आता, ठीक है ना। यही चीज इसके लिए भी जरूरी है, तो अगले वाले के लिए भी जरूरी है, fi xi के लिए भी जरूरी है,
ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात अगला है पॉइंट है, इन ए स्टैटिस्टिकल डेटा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स टर्म फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। बस ये तो सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है, स्क्वायर का वैल्यू हमेशा लीस्ट होता है अपने अर्थमेटिक मीन होने पर। इफ ईच ऑफ द n गिवन ऑब्जर्वेशंस बी डबल्ड देन द मीन इज डबल्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डबल कर दोगे तो मीन भी डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर x बार अपने आप में x1 से लेकर के xn तक का मीन है, तो जो a, अगर भाई मैं सबकी a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारे डेटा की अगर a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मीन है उसकी भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही है, ठीक है, इज a x बार, तब कितना हो जाएगा, तब मीन हो जाएगा a x बार। अरे अगर भाई हर डेटा जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे मीन भी ट्रिपल हो जाएगा, अगर a से मल्टीप्लाई करोगे मीन भी a टाइम हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसका, अरे अर्थमेटिक मीन पहली बात स्टैटिस्टिकल होता ही नहीं है, मैथमेटिकल माने ग्राफ तो बनता ही नहीं है, तो फिर ओरिजिन का क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला पॉइंट, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप इज x बार इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय a एंड इंक्रीज बाय 10 देन द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि पुराना जो ऑब्जर्वेशन का मीन था वो x बार था। ठीक है, अब आपने क्या किया, हर डेटा को a से डिवाइड करा। ठीक है, हर डेटा को a से डिवाइड करा। लेट्स से अपने पास डेटा था x1, x2, x3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक, xn तक। जैसे अपन ने डिवाइड बाई n करा था तो x बार आया था, ये अपना पुराना था। अब ये क्या कह रहा है, हर डेटा को आपने किससे डिवाइड करा, a से, तो x2 बाई a, x3 बाई a और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, xn बाई a हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा तो n ही रहा। ठीक है, और हर डेटा को a से डिवाइड भी करा और 10-10 भी जुड़वा दिया। अगर आपने सब में 10 जुड़वा दिया तो इसमें प्लस 10 हुआ, इस वाले में भी 10 प्लस हो गया, इस वाले में भी 10 जुड़ गया, ऐसे ही हर किसी में 10 जुड़ गया। सही है, तो जैसे आपने 10-10 जुड़वाया तो n बार 10-10 जुड़ा, तो x बार के क्या फर्क पड़ेगा, पहली बात तो x बार में भी a से डिवाइड होगा और साथ में सबके अंदर 10 भी जुड़ के आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है 10-10 कितनी बार हुआ, 10n बार हो गया। सही है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ कि सब में से कॉमन क्या आ गया, 1/a, अंदर ही अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 से लेकर के कहां तक, xn तक। ठीक है, अब जैसे आपने डिवाइड बाई n करा तो n डिवाइड बाई इसके भी जाएगा और इसके भी जाएगा, इसका डिवाइड बाई n होते ही ये तो 10 बन गया। सही है, और इसमें डिवाइड बाई n होते ही ये क्या बन गया, x बार इंटू 1/a, बोले तो x बार बाई a। सही है। अच्छा, अब मैं दोबारा पूछता हूं, ठीक है, और मेरे को जवाब देना। अपने पास में डेटा x1 से लेकर के x2 xn तक, अगर मैं हर डेटा में 2-2 कम करूंगा तो जो नया मीन आएगा वो कितना आएगा, x बार माइनस 2। अच्छा, मैं अगर हर डेटा में डिवाइड बाई 2 करूंगा तो x बार डिवाइड बाई 2, अगर मैं हर डेटा की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x बार। सही है। अब इसने कहा कि मैंने हर डेटा को a से डिवाइड करा और 10 जोड़ा, तो जो नया मीन आएगा वो भी a से डिवाइड होगा और 10 जुड़ के आएगा। सीधी बात, ऐसे भी सोच सकते थे। सही है, ऐसा। अच्छा, मीन के बोर्ड में डेविएशन कितना होता है, मीन के बोर्ड डेविएशन का सम कितना होता है, 0। मीन के बोर्ड जो डेविएशन होता है ना उसका सम कितना होता है, 0। याद रखना बस ये बात। ठीक है, x1 x2 से लेकर के xn का मीन जो है वो x बार है। अगर ऑब्जर्वेशन xp जो है वो x डैश p से रिप्लेस कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा, सुनना, आपने x1 x2 x3 बढ़ते बढ़ते कहीं एक बीच में xp भी पढ़ा और डेड डैश xn तक पहुंचे, डिवाइड बाई n करा, आपका आंसर आ रहा है x बार। सही है। इसका मतलब ये कि एक डेटा को छोड़ दिया जाए। सही है। अब यहां तक का कितना आ रहा है, x बार आ रहा है। ये कह रहे हैं इस वाले डेटा को हटा दिया अपन ने, इस वाले डेटा को xp को हटा करके उसकी जगह क्या लगा दिया, xp कर दिया। यहां तक की बात तो समझ में आती है ना, तो बताओ नया मीन कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पुराना डेटा 12 हटाया था, याद आया, पुराना डेटा कितना हटाया था, 12। सही है। तो मैं एक सेकेंड एक बात पूछ लेता हूं, तब तक इसका मतलब ये कि तो समझ में आ गया होगा x1 x2 x3 डेड डैश xp डेड डैश xn का सम जो होगा वो nx बार होगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अब इन सब की वैल्यू nx बार है। अब अगला कह रहा है कि पूरे डेटा में से x डैश p की जगह xp की जगह x डैश p लगा दिया, तो बताओ नया मीन कितना होगा। अब आप बताओ x बार करेक्ट कितना होगा, इज इक्वल टू में
एन एक्स बार जो सबका सम है, मैं से एक्सपी घटा दूं और एक एक्सपी डैश जोड़ दूं और डिवाइड बाई एन कर दूं। ये आंसर आ गया करेक्टेड मीन। कहानी पकड़ में आई है नहीं आई है ना, बस ये नया मीन हो जाएगा। ठीक है, नया मीन इतना। अब अगले पे आ जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। देखो अब यहां से एकदम देखो दो फाड़ दिखने लग गए। पहला कौन सा, इंडिविजुअल डेटा, दूसरा कौन सा, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कौन सा वाला, जिसमें एफ आई चलते हैं, वो याद है टेबल मिलेगी। ग्रुप डेटा वो जिसमें टेबल मिले, बात समझ में आई, एक एक्स आई एक एफ आई, वो ग्रुप डेटा है। जब भी ये फार्मूला होगा तब अपन इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सिंपल, अगर बाय द वे x1 x2 x3 से लेकर के xn तक के डेटा सिंपल दे रखे तो अपन ज्योमेट्रिक मीन इससे निकालेंगे। वैसे भी याद होना चाहिए आपको, a और b का ज्योमेट्रिक मीन अंडर ए बी या ए बी की पावर हाफ, a इंटू बी की पावर हाफ। ए बी सी का मीन कितना होता है, ए बी सी की पावर 1/3। याद आ गया? तो सोचो x1 से लेकर के xn डेटा तक का मीन, बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 से लेकर के xn की पावर 1/n। और अगर बाय द फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 से लेकर के xn की पावर fn की होल पावर 1/n। ठीक है, कॉपी हो जाए फटाफट से।